बच्चों, कैसे हो तुम सब? आई नो तुम लोग मुझसे पूछोगे 1 महीने का बोल मतलब कुछ दिनों का बोल के गए थे, याद ला रहे हो। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो का बोल के गए थे, आया नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम लोग बहुत सारी चीज़ तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये सब करते-करते टाइम ज़्यादा निकल गया और फिर मुझे टाइम का रियलाइज़ भी नहीं हुआ। तो जैसे ही मेरे सारे काम खत्म हुए, फिर मैं तुम्हारे लिए फुल एक्सप्लेनेशन तो फाइनली मैं लेके आ गई। यस। तो हम अब फाइनली वीडियो का आगाज़ करने वाले हैं, लेकिन सब चीज़ों ये बताओ, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी चल फाइनल समर वेकेशन फाइनल क्या बोलूँ फाइनल मई जून वाली छुट्टियाँ हैं जहाँ पर तुम लोग अपना समर वेकेशन है। अगले साल तो इस टाइम पे तुम लोग का समय आ जाएगा। सी कैसा लग रहा है तुम लोग? आखिरी समर वेकेशन आई नो लोगों को हॉलिडे होमवर्क तो बहुत सारा मिला होगा बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा टाइम है तुम लोग का चेरिश बहुत अच्छा टाइम है तुम्हें अपने आप को रिजुनरेट है ना री एनर्जाइज करने का फॉर योर अपकमिंग। तो आई होप सब कोई अपने मामा मामी के नाना नानी दादा दादी के घर गए होंगे फॉरेन ट्रिप इन जगह घूम रहे होगे अच्छा खा रहे होगे है ना रील्स बना रहे होगे। अगर तुम मेरे से पूछोगे मेरा वेकेशन चला ही नहीं ब्रेक ही नहीं मिल रहा है बट आई विल ट्राई टू गो ऑन अ वेकेशन। तुम्हारी चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी एज कम्पेयर वंस आई एम डन विथ योर थिंग बाद तो खैर मेरे वेकेशन इज वेयर आई कैन टॉक टू यू ऑन है ना तुम्हारे साथ करना तुम्हारे साथ दैट इज अ वेकेशन फॉर वेकेशन मतलब क्या होता है जहाँ पे तुम रिलैक्स कर सकते जहाँ पे तुम्हें मजा आता है तो वो चीज मुझे तुम्हारे साथ आती है पढ़ाती हूँ मजे मजे में बातें करते हैं जब हम रोस्ट तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो होगी मैंने सिलेबस ओवरव्यू की क्या है मैंने आपको पहले ही कहा था इस बारे में हमारा जो मैं भी तुम्हारे लेक्चर्स बनाऊंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे है ना बिकॉज इट इज साइकोलॉजी क्या है तुम्हारा ऑप्शन हम फोकस करेंगे 2 घंटे करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे बट पढ़ाई भी करनी है ना तो ये है दूसरी चीज जैसे कि देखो तुम्हारा जो ये चैप्टर है ये भी चैप्टर है वो बड़े बड़े हैं ना तो उसको हम क्या करेंगे तो हम ना पार्ट्स में फुल फुल चैप्टर बनाऊंगी क्यों क्योंकि मान लो अगर मैं तुम्हारा एक वो में पूरा चैप्टर बनाऊंगी ना तो बहुत बच्चे देखते नहीं है ना बहुत बच्चे ऐसे स्किप कर करके देखेंगे या 2x की देखेंगे जॉय नहीं करेंगे समझ में चीज आ सकती है तो इस चीज मैं फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में बनाऊंगी कोशिश करूंगी मैं कम पार्ट्स रखने का कि तुम्हारे लिए भी आसानी हो बट अगर थोड़ा ज्यादा पार्ट हो जाए जैसे 5 तक तो आई विल ट्राई कि मैं कोशिश करूँ वहां तक रखने की बट अगर मैं नहीं कर पाई 6 7 पे भी चला गया पार्ट तो प्लीज कोऑपरेट करना क्यों तुम्हारे लिए ही तो समझ लेना अगर ज्यादा पार्ट्स उस चैप्टर के बन रहे हैं तो वो चैप्टर भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है यस वन मोर थिंग कैसे कैसे हम क्या करने वाले हैं पहली चीज कैसा हमारा ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर होगा सिंपल होगा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनेगी एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में बनेगी सेकंड रोज क्लास रिकॉर्डेड होगी मतलब रिकॉर्डेड ही होगी आई विल पोस्ट आप अपने चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल गिव आरटी का एक्सप्लेन तो बात डिस्कस भी करेंगे और फिर मैं उसकी टेलीग्राम ग्रुप पे along with ग्लॉसरी टर्म्स इसमें होते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे
और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस शीट भी होगी जो तुम लोग बनाओगे। बनाना ज़रूरी है, हाँ, ज़रूरी है कि बनाएँ। ये थोड़ा-सा सब चीज़ों पे काम करो प्लीज़, क्योंकि देखो, प्रैक्टिस शीट जब तुम बनाओगे ना, प्रैक्टिस शीट डोंट वरी सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है, बट कैसी बोर्ड के अकॉर्डिंग बना है। या जो रीसेंट ट्रेंड इनका चल रहा है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर ही बनता है, ठीक है? ऑल्सो यहाँ तक समझ में आई है बात? गाइडलाइंस है क्लास की। और बहुत इम्पोर्टेंट, जब आप क्लास देखने बैठे, कृपया करके हाथ जोड़ के मेरे है, किताब अपने हाथ में ले लें, पेंसिल अपने हाथ में लें, और जो मैं बता रही हूँ वीडियो देखने के दौरान, बिकॉज़ मैं वीडियो के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगी, बिकॉज़ मेरे पास वैसा अभी कोई खास मैंने का स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेप नहीं है। तो मैं जो बोलूँगी, वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं ये बार-बार सिग्निफ़ाई करने की कोशिश करूँगी, यहाँ पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस डालूँगी ना कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्क्स का आता है, ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, जो भी मैं बताऊँ, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन प्लीज़ उसको उसी समय अपने बुक में स्टार मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट लिख लेना, है ना? कुछ भी बनाना कि तुम्हें याद रहे कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट। बाकी डोंट वरी, तुम्हारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं तुम्हें मेरे साथ एक बार जुड़ गए हो, तो ये सब करने की ज़िम्मेदारी मेरी है, बट तुम्हें भी थोड़ा-सा प्रोएक्टिवली साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो बिना किसी विलंब के हम आगाज़ करते हैं चैप्टर का, जो है हमारा सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। लेंदी चैप्टर है इसका, मतलब सेकंड लेंदी मैं बोल सकती हूँ, सबसे ज़्यादा लेंदी तुम्हारा सेकंड वाला चैप्टर, ठीक है? तो इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, और इस चैप्टर का नाम है वेरियस साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स। है जी? क्या मतलब है इसका? बहुत बड़ा नाम लग रहा है। चैप्टर में इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्री साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, उसमें जो वेरिएशन होती है, किसी ज़्यादा, किसी कम, किसी ना के बराबर, किसी में बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर ये चैप्टर है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, इस चैप्टर में तुम क्या-क्या पढ़ने वाले हो, ये और क्या-क्या समझोगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये हम जल्दी ऊपर ब्रीफली गौर करते हैं। अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑन व्हिच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पे लोग कितना एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें जो इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है वो है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट एक इंसान दूसरे इंसान से कितना ज्यादा इंटेलिजेंट, इंसान दूसरे इंसान से, उसकी उन दोनों के बीच में इंटेलिजेंट कितना एक दूसरे से डिफर कर सकता है, किस रीजन से डिफर कर सकता है, ये पढ़ूंगी। के बाद लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड जिससे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को असेस कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इंटेलिजेंट बिहेवियर में क्या होता है। बहुत बार बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं तुम इंटेलिजेंट, तुम वो देखो, वो तुमसे कितना ज्यादा समझदार है, कितना बुद्धिमान है, वो कितना इंटेलिजेंट है, बोलते हैं ना। तो इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, अंदर क्या कंपोनेंट, वो हम एक्सप्लेन। तीसरा, लर्न हाउ साइकोलॉजिस्ट असेस इंटेलिजेंट टू आइडेंटिफाई मेंटली चैलेंज एंड गिफ्ट। तो देखो, इसमें ना एक ये समझो कि साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को जब असेस किया था, मतलब वो कैसे असेस करते हैं और कैसे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ना एक स्पेक्ट्रम पे हैं, के एक्सट्रीम्स पे होते हैं। यहाँ पे मेंटली होंगे, सॉरी, मेंटली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होंगे,
यहाँ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होंगे और बीच में जितने भी होते हैं वो नॉर्मल इंटेलिजेंस, बिलो इंट ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इंटेलिजेंस का अलग-अलग कल्चर में क्या अलग-अलग मीनिंग होता है। तो तुम्हारा इंडियन और वेस्टर्न दोनों आ जाएगा और इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, तब तुमने बहुत सुना होगा ना एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, तुम्हारा फिर क्रिएटिविटी हो गया, पर्सनालिटी हो गया, ना? तो ये सब चीजें जो है तुम इसमें अभी पढ़ोगे, बहुत मजे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो तुम्हें बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है? ऑल्सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, ठीक है? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का असेसमेंट कैसे होता है, ऊपर अभी हमने पढ़ा। इंटेलिजेंस क्या, इंटेलिजेंस बॉडी क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं इंटेलिजेंस में, कल्चर अभी पढ़ा ना, कल हर इंटेलिजेंस का मीनिंग हर कल्चर में कैसे डिफर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, हाँ होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? बस स्पेशल एबिलिटी या एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी, देखो चैप्टर बड़ा है लेकिन मजेदार है, ठीक है? तो इसीलिए मैं इस चैप्टर में बिल्कुल, मैं इस चैप्टर में क्या, मैं कोई भी चैप्टर में जल्दबाजी नहीं करूंगी। सारे चैप्टर एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार, ठीक है? भले ही तुम्हें शायद स्कूल में उतने अच्छे से ना पढ़ाया गया हो, लेकिन अपन लोग यहाँ पे बहुत मजे में पढ़े, ठीक है? तो अपनी कोशिश बेटी मान लीजिए, क्योंकि अब हम इस चैप्टर की में आगाज करने वाले हैं। ये पार्ट हम मिस नहीं करेंगे, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो लाइन बाय लाइन शुरू है। इफ यू ऑब्जर्व योर फ्रेंड, क्लासमेट, रिलेटिव, ठीक है, किसी में भी को भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम क्या देखोगे, क्या सब एक जैसे होता है? देखो हमारी मम्मियाँ बोलती है ना, हमारी मम्मियाँ हमारे मतलब घर की हमारी हाथ की पांचों उंगली सेम नहीं होती, है ना? सब अलग अलग होता है। इसी तरीके से कभी भी तुम अपने दोस्तों को देखो, अपने क्लासमेट को देखो, अपने रिलेटिव्स को देखो, अपने नेबर्स को देखो, अपने आसपास किसी भी इंसान को देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो एक दूसरे, हम लोग सब एक दूसरे अलग हैं। किस तरीके से अलग हैं? हमारे सोचने की एबिलिटी, हमारे सीखने की एबिलिटी, हमारे कोई भी चीज परसीव करने की, हम कोई भी चीज किस तरीके से एबिलिटी में, एक किसी भी टास्क के परफॉर्मेंस में कितने अलग हैं, ना? हम सब अलग हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, ना? सब कोई अलग अलग है। तो हर चीज में हम अलग हैं, है ना? दिखने में भी दिखना इज, बट साइकोलॉजी किस पे फोकस करती है, हमारी सोचने की एबिलिटी, हमारी चीज को समझने की, ना? तो इस चीज में हम सब अलग अलग हैं, ठीक है? मेरा सोचना तुम्हारे सोचने से डिफरेंट हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, लेकिन अलग भी हो सकता है। सच डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ, मैं तुमसे अलग हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी जो मूवी एक रिसेंट आई है ना, वरुण धवन की मूवी, हाँ, है जवानी तो इश्क, है ना, ये मूवी है। अब मान लो इस मूवी के बारे में अगर मैं रिव्यू जानूँ, मूवी का रिव्यू मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मे बी तुम्हारे लिए खराब हो सकता है, मेरी दोस्त के लिए शायद बहुत अच्छा हो सकता है ना? तो सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी नोटिस्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर जगह तुम्हें, हर जगह। तुम एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, मेरे लिए वो रेस्टोरेंट का खाना इज लाइक, जब उसका बिल आता है तो मेरे ठीक है, मेरे लिए वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट शायद मेरी दोस्त जाएगी उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, शायद मेरी कोई एक और दोस्त जाएगी उसके लिए तो बिल्कुल ही एक्सपेंसिव नहीं है वो तो, या तो वो इट इज समथिंग लाइक कि वो जैसे अंबानी वाले कैटेगरी, एवरी जब उसके लिए सब कुछ, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर जगह इंडिविजुअल, हर अपने मोड पे मिलेंगे, that people differ from
वन एंड अनदर इज ऑब्वियस, है ना? कोई डाउट नहीं है। नाउ क्लास 11th का अगर तुम याद हो, याद है मुझे, बट ठीक है, एक बार याद करवा देते हैं। क्लास 11th में have learned about psychological principles that are applied to understand human behavior। कुछ कुछ साइकोलॉजिकल तुमने पढ़े होंगे क्लास 11th में, जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होते। कुछ कुछ पर्सपेक्टिव समझ लगे होंगे ना, प्रिंसिपल तुमने लगाए होंगे, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, सब स्कूल से ना, तो इन सब से रिलेटेड प्रिंसिपल से ह्यूमन बिहेवियर को समझने की, है ना? Also need to know that how people differ, what bring about these, and how such differences can be assessed। well, लोग कैसे से डिफर करते हैं, समझने बट्स क्या है, किस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो हम हजार चीजें हमने पढ़ी थी 11th में, हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस, हमने पढ़ा है, ठीक है? Now you will recall that how one of the main concerns of modern psychology has been the study of individual differences from the time of Galton। साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। वो हर चीज में डिफरेंस करता है, ठीक है? और वही से ये चीज अभी नहीं, करने परसों नहीं, पहले बहुत पुराने टाइम, मतलब गैल्टन के टाइम पर 800s वगैरह के टाइम इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से इस चैप्टर पे इस को बहुत ज्यादा एम्फसाइज, some of the fundamental chapter will introduce some of the fundamental of individual। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। जैसे तुम्हारी क्लास में कोई होगा ना बहुत पॉपुलर बच्चा होगा, वैसे ही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सबसे पॉपुलर है ना, वो है तुम्हारा इंटेलिजेंस। के ऊपर साइकोलॉजिस्ट को, रिसर्चर्स को काम करने में बहुत मजा आता है। पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर एबिलिटी, इंटेलिजेंस लोग कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर एबिलिटी अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, adapt to environment, learn from engage in this form of reason and to overcome obstacles। सिंपल वर्ड में इंटेलिजेंट हमें जो पढ़ाया गया है, इंटेलिजेंट मतलब कौन? इंटेलिजेंट वो इंसान तो हर चीज अच्छे से कर सकता है। जैसे कि डोरेमोन, अगर किसी ने देखा हो तो एनी डोरेमोन फिल्म, अगर तुमने डोरेमोन देखा, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन था? बताओ 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 बताओ। अगर तुमने ये बोला, ये तुमने अगर नहीं बताया, मत पिटोगी, मत पिटोगी। तेगिसुकी, है ना? तेगिसुकी क्या था? बहुत इंटेलिजेंट। क्यों? वो हर एरिया में सब अप्रतिम था, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, घर के काम, दोस्ती, बिहेवियर, सब में अच्छा था। तो वो इंटेलिजेंट था, है ना? तो इंटेलिजेंट पीपल को हम कुछ कुछ एरियाज में देखते हैं, जैसे कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज अच्छे से समझ लेते, किसी भी एनवायरनमेंट कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते, कितने तरीके की रीजनिंग में इंगेज जाते हैं। मतलब कोई भी चीज को समझने के लिए ऐसा नहीं बस मेथड से, अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरे दूसरे की समझने की कोशिश करते हैं। जितनी भी परेशानियां उनके सामने आती है उसको ओवरकम करने की कोशिश, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उससे सीखने की कोशिश। इंटेलिजेंट पीपल का मेनली ये कैरेक्टर है, और हम इसी एरियाज पे लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत सारे आ जाते हैं, यहीं पर आ जाएंगे, यही 5 एस्पेक्ट है। अब इस चैप्टर में हम समझेंगे, तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। यू विल स्टडी द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस का नेचर क्या है, कि डेफिनेशंस कैसे बदल रहे हैं, द कल्चरल डिफरेंस क्या है। कल्चरल
मतलब इंडिया में कैसा है, इंडिया मतलब मतलब एशियन कंट्रीज में कैसा है, ईस्टर्न कंट्रीज में कैसा है और वेस्टर्न कंट्रीज में इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, इंटेलिजेंस में वेरिएशन है, कितने रेंजेस हैं, ये सब पढ़ोगे और कुछ स्पेशल एबिलिटी बारे में वो मैच है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? अभी तक हमने किस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। और सबसे पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है? इंटेलिजेंस। ठीक है, अब सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारा इसका, वो है इंडिविजुअल एंड ह्यूमन बी फंक्शनिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन फंक्शनिंग का क्या मतलब? अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन। जब ह्यूमन फंक्शन करते हैं, तो उसकी एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस होती हैं। मेरी फंक्शनिंग और तुम्हारी फंक्शनिंग में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएशंस आर कॉमन विदिन एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज। ठीक है, ये हम बायोलॉजी और एवोल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं कि हर तरीके इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं और बहुत कॉमन है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर की जो एबिलिटी है वो तुम्हारे अंदर है जैसी दिखती, दैट्स नॉट नेसेसरी। अब वेरिएशंस एट क्यों क्यों जरूरी है वेरिए, अगर सब एक ही जैसे होते तो क्या प्रॉब्लम? हाँ, सब अगर एक ही जैसे होते तो क्या प्रॉब्लम होती? नहीं, अगर वेरिएशंस होंगे, देखो तुम बुके देखो, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक बुके बनाते हो रोज का और एक बुके बनाते हो सारे फ्लावर्स का, रोज भी तुमने थोड़ा सा लैवेंडर डाल दिया, है ना, फिर मैरीगोल्ड भी डाल दिया उसमें, डाल दिया ना। अगर अब देखो, एक रोज हुआ, एक पिंक कलर का तुमने रोज का बुके बनाया, एक तुमने मल्टी फ्लावर का बुके बनाया, कौन ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा? मल्टी वाला लगेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन की वजह से, इंडिविजुअल में भी जो वेरिएशंस होती हैं दिखने में, सोचने में, चलने में, बैठने में, तो इसके वजह से वेरिएशन से क्या होता है, जो है हमारे तरीके के कलर्स ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। की वजह से हम लोग सब अलग जब लगते हैं ना, तो आसपास अच्छा लगता है। अगर सब एक ही जैसे लगते तो क्या होता? बहुत अजीब लगता है ना। की वजह से देयर इज अ वेरिएशन और उस वेरिएशन को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, बट करना चाहिए। हमसे अलग है तो हाँ है कि हम अलग ही होना चाहते हैं, हमें एक जैसा नहीं बनना, राइट? नाउ फॉर अ मोमेंट ऑफ अ वर्ड, हाँ, जैसा अभी मैंने जस्ट बोला ये चीज और लिखी। For a moment, think of a world around you where each and every object is of the same color. मान लो सब लाल है, सब कुछ तुम्हारे आजू बाजू सब लाल है, सब नीला है, सब ग्रीन, अच्छा लगेगा? हाउ वुड द वर्ल्ड अपियर टू यू? तो लगेगा नया लगेगा। वुड यू प्रेफर टू लिव इन सच अ वर्ल्ड? इसी वजह से ऑब्जेक्ट की तरह लोगों के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आते हैं। पीपल टू possess different combination of traits जो उनको एक दूसरे से वेरी करता है, वेरिएशन है। अब ओके, वेरिएबिलिटी द फैक्ट ऑफ नेचर। वेरी जब हम करते हैं ना, वेरिएशन ये नेचर का ही, अपनी प्रकृति का ही एक पार्ट है। एंड इंडिविजुअल तो एक्सेप्शन तो है नहीं, इंडिविजुअल का पार्ट है, तो आनी ही बस सी बात है। और किस चीजों में इंडिविजुअल वेरी करेंगे? हाइट, ताकत, बाल का कलर, आँखों का कलर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब एक लिस्ट बन सकती है, कितनी चीज़ों पे लोग वेरी कर रहे हैं। दे आल्सो वेरी अलोंग द साइकोलॉजिकल डायमेंशन। कोई इंटेलेक्चुअली, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बात में बोला था, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, कोई थोड़ा कम हो सकता है, कोई किसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा
एक्सट्रोवर्ट हो सकती है, किसी की इंट्रोवर्ट हो सकती है ना? कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा शांत। अब हमारी साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई डल हो सकता है, कोई डोमिनेंट हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है ना? मतलब सहमा हुआ है, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता है, कोई आउटगोइंग हो सकता है, कोई मतलब रिजर्व्ड होता है एंड सो ऑन एंड सो है। तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी एंडलेस है, हजार चीजें हैं। नाउ डिफरेंट ट्रेड्स कैन एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्री। देखिए, बहुत सारी ट्रेड बहुत सारी रेंजेस में हो सकती है। इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, सबमिसिव कम होगा ना, आउटगोइंग ज्यादा होगा, मतलब ऐसा एक ही भी उसके पास ट्रेड है, वो सब वेरिंग डिग्री है। इसी वजह से हम सब एक दूसरे से यूनिक हैं, यूनिक है। In this sense, each one of us is unique as he or she exemplifies a typical combination of various। क्या समझ में आया अभी तक? ना? Now, now, the question which you may like to pose is कैसे और क्यों लोग एक दूसरे। तो दीदी हमें समझ में आ गया कि लोग डिफर करते हैं, किस रेंज में डिफर करते हैं, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन क्यों डिफर करते हैं, कैसे डिफर करते हैं? की पढ़ाई को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ाई बोलते हैं। दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। है साइकोलॉजिस्ट डिफरेंसेस को क्या रेफर किया है? डिफरेंसेस रेफर टू distinctness and variation among people, characteristic and behavior pattern। तो लेना इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या? साइकोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल क्या डिफाइन किया है? मतलब लोगों की कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर पैटर्न में जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है और बहुत डिस्टिंक्टिवनेस होती है। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग होता है और वेरिएशन मतलब कोई ज्यादा कोई कम ऐसे, तो हम इंडिविजुअल बोलते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई बात? मतलब जितना भी हमने पढ़ा उसको एक उन्होंने दो लाइन की डेफिनेशन में बांध दिया। इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर्स टू distinctiveness and variation among what? among किसमें होगी distinctiveness और variation? लोगों के पैटर्न्स में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब while many psychologists हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, वो हमारे पर्सनल ट्रेट्स में। अगर मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करूंगी, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगी, तो बिहेवियर है। ये मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट वैसा है। ठीक है, इसके बारे में जो पर्सनैलिटी वगैरह है ना, ये हम सेकंड यूनिट चैप्टर में। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि बिहेवियर हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट से, लेकिन किन्हीं किन्हीं का मानना ये है, द सम अदर्स होल्ड द व्यू दैट हमारा जो बिहेवियर है वो सिचुएशनल फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस। सिचुएशनल फैक्टर मतलब क्या? सिचुएशनल फैक्टर मतलब ऐसे सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस की वजह से बिहेवियर ऐसा हो गया। एग्जाम में मेरे मार्क्स खराब आए, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती तो मैं बहुत मेहनत, एग्जाम खराब हो गया। मान लो मुझे किस मतलब इम्पोर्टेंट लोग मतलब मुझे किसी इम्पोर्टेंट जाना था, बट ड्यू टू सम रीजन मैं लेट पहुंची वहाँ। ठीक है, और मुझे बहुत बुरा लगा। क्या होगा? इस पेशेंट की वजह से मेरा बिहेवियर क्या होगा? अगली बार से मैं कहीं भी पहुँचूँ, जहाँ पे भी मुझे पहुँचना है, मैं उसके शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले पहुँच जाया करूँगी या 5 मिनट पहले पहुँच जाया करूँगी। मतलब मैं घर से जल्दी निकलूँ, लेट नहीं। यही हुआ इसका मतलब, जिसको ये जो सिचुएशन जहाँ कुछ लोगों ने जो कहा कि हमारा सिचुएशनल फैक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस स्कूल को इन्होंने कहा है सिचुएशनिस्ट। मतलब
सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को हमने हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दो लोगों ने क्या कहा, कुछ ग्रुप के लोगों ने कहा हमारा बिहेवियर हमारे पर्सनालिटी ट्रेट से इन्फ्लुएंस होता है, और कुछ ने कहा कि हमारा बिहेवियर सिचुएशनल फैक्टर मतलब सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस की वजह से या दोनों में से कोई एक सही है, दो ही सही है। Person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of boss. मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स में तो मैं किसी के ऊपर भी चिल्ला देती हूँ, छोटी-छोटी बात। लेकिन क्या यही बिहेवियर मैं अपने बॉस के सामने करूँगी? क्या मैं किसी हायर अथॉरिटी के सामने मैं कर सकती हूँ? नहीं। वहाँ पे मैं कैसी हो जाऊँगी? सबमिस क्यों? सिचुएशन ऐसा है। समझ में आई बात? नाउ कभी-कभी क्या होता है, इन्फ्लुएंसेस आर सो पावरफुल सिचुएशंस होती है ना, सिचुएशन इन जनरल इतनी पावरफुल होती है कि डिफरिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स respond to them in almost the same। कहने का मतलब कभी-कभी सिचुएशन अपने आप में ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो भी इंसान की अलग-अलग जो भी अलग-अलग डिफरेंट मतलब ना सबकी भी अलग होती है, सबकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग होती हैं। उस सिचुएशन में सब ऑलमोस्ट एक तरीके से बिहेव करेंगे। जस्ट इमेजिन सिचुएशन इतना पावरफुल। फॉर एग्जांपल मान लो मैं बहुत गुस्सैल हूँ। मेरा भाई वो बहुत ज़्यादा शांत है। हम दोनों अब एक फ्रेंड है के घर पे गए हैं एंड उसने अपने किसी को खो दिया, ठीक है? तो क्या हम दोनों का वहाँ पे बिहेवियर क्या अलग होगा? कि सिचुएशन सेम है, हम दोनों के लिए क्या है? किसी का लॉस, हमारी दोस्त ने अपने दोस्त को खो दिया, ना? तो उसके उसमें हम किस तरीके से रिएक्ट करें? ऐसा तो है नहीं कि मैं चिल्लाने लग जाऊँगी वहाँ, शांत रहूँगी, शांत रहे। तो सिचुएशन हमारे ट्रेड्स को अगर क्योंकि हम दोनों की मेरे और मेरे भाई के ट्रेड्स अलग थे, लेकिन सिचुएशन इतनी पावरफुल थी कि हम दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही बिहेव तो इंटरेस्टिंग सा, ठीक है? तो अभी तक बात समझ में आई? बहुत सिंपल। ओके, नाउ सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? वो ये देखती है कि ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज़ अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। सिंपल सी जो अभी तक हम बोल रहे जो देखो क्या एक्सटर्नल फैक्टर, इनका यही मानना है कि जो भी हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं इज जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर में कुछ बाहर की कंडीशन मतलब बाहर में वेदर ऐसा है, घर में झगड़ा हो रहा है, मतलब कुछ भी है, वो कुछ उसके वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? कोई भी अगर डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है? इंडिविजुअल इसमें हमने क्या पढ़ा, ऊपर ऊपर से अगर एक बार हम फिर रिवाइज करें, इंडिविजुअल बारे में बात करी, हम लोग हर चीज अलग अलग है, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें उसमें अलग है, साइकोलॉजिकल की बात करें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है जब हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा वेट करती है, ठीक है? और ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना है, एक कहा कि हमारा जो बिहेवियर है वो पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरा कहा कि हमारा बिहेवियर जो है वो सिचुएशनल फैक्टर से influence है, और सिचुएशनल फैक्टर पे हमने ज़्यादा फोकस किया ना। सिचुएशनल फैक्टर कभी-कभी इतना पावरफुल हो सकता है कि जो दो लोग की अलग-अलग पर्सनैलिटी वो लोग भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशनल फैक्टर जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है वो जनरली एक्सटर्नल होती है। गुड और गुड। नेक्स्ट, कमिंग टू द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर
हम क्या पढ़ेंगे? अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट हम असेस कैसे करते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने सिंपली अभी तक का जितना पढ़ा है समझ में आया होप आ रहा होगा। अब जो ये छोटा-सा है, पार्ट है, इसको समझो। Psychological attributes are involved in very simple phenomena like in time taken to react to a stress, that is reaction time, also in highly global concepts like happiness. Psychological attributes क्या? Psychological attributes हमारे हर तरीके के phenomena में हर से लेके ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में हर जगह तुम्हारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन्वॉल्व होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है उसका नीचे में आके पढ़ेंगे, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हर चीज है ना। कितने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है उसको काउंट करना और उसको स्पेसिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन क्या हम इसको असेस कर सकते हैं? हाँ, असेस कर सकते हैं कि इतने सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैं, सबको कर सक मतलब सबको असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ असेसमेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब असेसमेंट क्या होता है? जैसे तुम्हारा असेसमेंट कैसे मैं करूँ? ये इतना कुछ पता अभी तक का तुमने जितना साइकोलॉजी में पढ़ा है, वो तुम्हें आता है। टेस्ट तुम्हारा मैं टेस्ट लूँ ना, यूनिट टेस्ट टाइप्स या जो स्कूल वाले तुम्हारा लेते हैं पूरे साल का जो टेस्ट हो, हाफ ईयरली जो है या फाइनल होता है, तो क्यों लेते हैं? ये देखते हैं कि बच्चे ने जो पूरे साल पढ़ा, वो उसको अच्छे से आता है या नहीं, ना? वही होता है असेसमेंट। सिंपल भाषा में मेजर करने का तुम्हारे अंदर वो एट्रीब्यूट कितना है। तुमने साइंस का एग्जाम दिया, तुमने साइंस के एग्जाम में तुम्हें कितने नंबर आए इससे पता चलेगा कि तुम्हें वो साइंस का कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझ। सिंपल सी बात है ना? टेस्ट हम क्यों देते हैं? टेस्ट हम इसीलिए देते हैं कि हमें ये पता लगे कि हमें पता है, हमें कितनी चीजें हमने ये मुझे आई ना। असेसमेंट क्या? असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट और सबसे पहला तरीका है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या? जहाँ पर हम एट्रीब्यूट का मेजरमेंट करते। Assessment refers to the measurement of psychological attributes and their evaluation using multiple methods in terms of certain standard of comparison. क्या बात है? असेसमेंट क्या? असेसमेंट मतलब जिस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का हम मेजरमेंट कर सकें ना, और जो मेजरमेंट करेंगे उससे जो उसकी वैल्यू आएगी हम दूसरे इंसान से भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। मैंने इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया, तुम हम दोनों का इंटेलिजेंस का जब टेस्ट हम लेंगे तो हम दोनों का अपना अपना एक एक स्कोर आएगा। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे किसका इंटेलिजेंस ज्यादा है। यही लिखा हुआ है ना। और वो कंपैरिजन किस बेसिस पे होता है? वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो एक बेंचमार्क बना लेवल पे कि इतना अगर 50 है तो एवरेज इंटेलिजेंस है, 50 है तो लो इंटेलिजेंस है, 50 पर है तो हाई इंटेलिजेंस। ऐसा होता है। Now, any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using कोई देखो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हम सब में हर डिफरेंट वेरिएशन पर पढ़ा ना, लेकिन वो एट्रीब्यूट उस इंसान में है, हम वो कब पता कर सकते हैं? जब हम उसको मेजर कर पाएंगे। तुम्हें एसएसटी का कॉन्सेप्ट पता है, मुझे कैसे पता कि तुम्हें बोलोगे हाँ दीदी हमें पता है, कैसे? तभी पता कर पाओ, तभी तुम बोल पाओगे जब मैं तुम्हारा एसएससी का एग्जाम लूंगी और तुम मुझे उसकी वैल्यू में यही लिखा हो। नाउ फॉर एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसको समझो। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से हरीश डोमिनेंट, वी आर रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ डोमिनेंस। अगर हम हरीश को बोल हरीश ना बहुत डोमिनेंट,
है ना? दबदबा है हम उसको किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हमने कोई के ऊपर देखा होगा ना, उसका कोई टेस्ट करवाया होगा जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा इतने लेवल का डोमिनेंस। Now, this statement is based on our own assessment of dominance in असेसमेंट क्या दो तरीके का हो सकता है। होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। ठीक है, वो तो ये तो तुम लोग को भी पता ही होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मतलब कुछ रूल का कुछ तरीका होता है करने का। आइटम्स जो हैं बहुत ध्यान से बनाई जाती हैं, बहुत रिव्यू बनाई जाती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब अगर ये क्वेश्चन हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो आंसर मेरा जो होगा वही तुम्हारा भी होगा। ये नहीं कि मैंने बोला महात्मा गांधी तो तुमने बोल दिया मतलब मैंने बोला महात्मा गांधी तुमने बोला नरेंद्र मोदी। नहीं, वो एक ही होगा, नरेंद्र मोदी ही होगा ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्डाइज मतलब उसके अंदर रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, नॉर्म्स ये सब 11th में पढ़ा है ना? ये सब चीज़ें है। ऑर्गेनाइज़्ड होता है, एक तरीके से उसको रखते हैं, रिजल्ट हम होता है फॉर्मल असेसमेंट। व्हेयरएज़ इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, वो केस केस पे वेरी करता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में करता है। इसमें आंसर्स होते हैं, वो बहुत सब्जेक्ट है, मेरा आंसर तुम्हारे आंसर से ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट को फॉर्मल असेसमेंट बनाने के लिए ट्रेन बस हम लोग अगर किसी को कंपेयर करेंगे तो वो फॉर्मल असेसमेंट के बेसिस पे ही कंपैरिजन और बेसिस। अच्छा, अब मान लो एक बार हमने असेसमेंट कर ली। असेसमेंट कर क्या करी? हमने हरीश का एग्जांपल लो, हरीश इज वेरी डोमिनेंट। उसका अगर हमने असेसमेंट किया, तो अब हम क्या बोलेंगे? उस इंफॉर्मेशन से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हरीश कौन-कौन से फ्यूचर में बिहेव करे, इसी तरीके से डोमिनेंट भी। वंस असेसमेंट we can use this in predict how Harish will probably behave in future. हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको कोई चांस मिला कोई करने का, तो वो किस तरीके का लीडर होगा? अथॉरिटेरियन होगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट। अब if the predicted consequences is not what we want, we may want to intervene। इसका मतलब सिंपल सा है, असेसमेंट तुमने किया, असेसमेंट से जो डेटा आया तुमने उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट कर लिया कि अच्छा फ्यूचर ऐसा कर सकता है। ठीक है? अगर उसको कोई टीम मिली या अगर उसको कुछ मैनेज करना हुआ तो वहाँ पे वो अथॉरिटेरियन लीडर है क्योंकि वो डोमिनेंट। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमने ऐसा नहीं सोचा था, हम इसको ऐसा चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हरीश जो है वो डोमिनेंट नहीं है, वो सबमिसिव है। तो हम क्या करेंगे? हम उसके बिहेवियर में इंटर ना हम उसको बोलेंगे नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना। तो हमने क्या किया उसके को मैनिपुलेट कर दिया। The predicted consequences is not what we want. We may want to intervene to change it, effect a change in her. Attribute chosen for assessment depend upon our purpose. हम जो भी पढ़ रहे हैं, लाइक जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम एट्रीब्यूट चूज करते हैं। मैं इंटेलिजेंस पे पढ़ना चाहती हूँ, तुम क्या नाम है पर्सनालिटी पे पढ़ना चाहते हो, तो हम अपने अपने पर्पस के हिसाब से एट्रीब्यूट करते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प अ वीक, कोई भी स्टूडेंट है जो थोड़ा पढ़ाई कमजोर है और उसको हमें हेल्प करना है कि वो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, तो हम क्या करेंगे? हम उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करेंगे, देखेंगे कि वीक कहाँ-कहाँ है। वो जहाँ-जहाँ वीक है हम उसके लिए रेमेडियल क्लासेस लॉन्च कर सकते हैं, है ना? उसके लिए हम कुछ ऐसा ट्यूशन टाइप लॉन्च कर सकते हैं, हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे सकते हैं। Order to help a weak student perform well in examination, they assess his or her intellectual strength, है ना? अगर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता,
अपने घर में, अपने पड़ोस में नहीं एडजस्ट, क्या करोगे? तुम उसके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को असेस करोगे, ना? कोई भी इंसान बहुत पुअरली मोटिवेट, तो हम क्या करेंगे? उसके इंटरेस्ट और प्रेफ़रेंस को असेस करेंगे। तो इन शॉर्ट हमने क्या कहा? साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है, वो सारा सिस्टमैटिक टेस्टिंग को यूज़ करता है, जिससे हम किसी का बिहेवियर और पर्सनल क्वालिटीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? सिंपल था। असेसमेंट किसी के एट्रीब्यूट को ये देखने के इंसान में है या नहीं, हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट बहुत डिफरेंट पर्पस पे डिपेंड करता है। असेसमेंट हम किस का कर सकते हैं, कोई कितना इंटेलिजेंट है, कोई कितना के अंदर कौन-सी पर्सनैलिटी है, कोई क्या नाम है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका प्रेफ़रेंसेस क्या है, तो फिर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैसे होती है? फॉर्मल होती है। फॉर्मल होती है तो इसका मतलब वो एक टेस्टिंग प्रोसीजर फ़ॉलो करेगा, रेगुलेशन हो, है ना? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना? तो यही सब चीज़। Psychological assessment uses what? It uses systematic testing procedure, evaluate abilities, test behavior, personal qualities. आया? होपफुली तुम्हें इतना समझ में आया होगा। ठीक है? अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब इतने देर से हम साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट बोले जा रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट होता क्या है? यही बोलोगे। देखो, सम डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट क्या होता है? साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट कोई सिंपल नहीं होता, बहुत कोई ज़्यादा मतलब इट इज़ नॉट सिंपल। साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट आर नॉट लीनियर और यूनिडायमेंशनल, ना? मतलब उस एट्रिब्यूट का ऐसा नहीं है बस एक डायमेंशन, वो कॉम्प्लेक्स है, वो मल्टी डायमेंशनल है। जैसे एक लाइन है, मैथ्स में याद है जब तुम पढ़ते थे, 6-7 के अराउंड जब पढ़ते थे, एक बताते थे जब हम पॉइंट्स को एक लाइन ऐसे साथ में डालते हैं और उसको जब हम जॉइन करेंगे एक लाइन बन, तो क्या लाइन एक पॉइंट से बनती है? बहुत सारे पॉइंट, पॉइंट लाइन जो है एक पॉइंट से बनती है, बहुत सारे पॉइंट से बनती है। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट वो एक डायमेंशन से वो बहुत सारे डायमेंशन को मिला के बनती है। A line mere aggregate of many. A point occupies no, but think of a box. एक बॉक्स को क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ। एंड क्या और वो किस चीज में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यही 3 डायमेंशंस होते हैं ना? उसी तरीके से अब सोचो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मल्टी डायमेंशनल। अगर तुम्हें इंसान का कंप्लीट असेसमेंट, जैसे हम जब फुल बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी की बहुत सारे डायमेंशंस को मेज़र करता है ना। ब्लड टेस्ट हो गया, लिवर टेस्ट हो गया, किडनी बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करता है। उसी तरीके से जब हमें इंसान का साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि भी हम बहुत सारे डोमेन्स में देखते हैं वो कैसे फंक्शन कर रहा है, इंटेलिजेंस में कैसे कर रहा है, कॉग्निटिव कैसे कर रहा है, सोशल कैसे कर रहा है, इमोशनल, मॉरल, हर एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हर डायमेंशन वो कैसे फंक्शन कर। You want to have a complete assessment of a person who will need to assess how he or she function in of us, such as cognitive, social, etc. क्या क्या समझ में आया? इतने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मल्टी डायमेंशन, क्या? अच्छा, अब इस चैप्टर में हम कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट का मनपसंद क्या है? तो हम जल्दी-जल्दी क्लास से हम लोग हाँ, these एट्रिब्यूट्स जो हैं उसको हम बहुत सारा जैसे टेस्ट मतलब
बारे में वैसा वो नहीं है, बट हाँ, ये एट्रिब्यूट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ों के बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है? सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हारा आ जाता है इंटेलिजेंस, चैप्टर का ही मेन कोड है ना? और ये पूरा चैप्टर क्या है? इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेसिटी, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use available resources. सिंपल इंटेलिजेंस क्या है? एक तुम्हारा तुम किस तरीके से अपने आसपास की चीजों को समझते हो, तुम कैसे सोचते हो, कितने लॉजिकली सोचते हो और जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्स उसको कैसे यूज करके कोई भी चैलेंजेस ओवरकम करते हैं। इंटेलिजेंस इज व्हाट इट इज capacity to understand the world, think rationally and use the available resources effectively when faced with challenge. अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करता है? वो तुम्हें ग्लोबल मेजर देता है इंसान के कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का कि वो स्कूल में कैसा कर सकता है ना, वो स्कूल में कैसे कैसा करेगा, ऑफिस में कैसा करेगा, घर पे कैसा करेगा। तब अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस अच्छा है, एवरेज है, तो हर जगह अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर कम है तो प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। Generally, students having low intelligence are not likely to do well in related, लेकिन उनकी सक्सेस इन ये वाला फैक्टर शायद तुम्हें ये वाला पॉइंट जो है ना शायद बहुत पसंद आएगा कि हमें हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं ना तुम्हारे मार्क्स अच्छे, क्या करोगे अपने जी, तो अच्छे नंबर ही नहीं ला पाते, तुम तो जस्ट पास हुए, बोलते हैं ना। मत समझो, जीवन स्ट्रेस के लिए ना बहुत अच्छा तुम्हें, हमारे स्कूल में क्या मार्क्स आने से कोई फर्क, तुम स्कूल में क्या ला रहे हो, तुम नंबर ला रहे हो, फेल हो रहे, एवरेज, कोई फर्क। और इंटेलिजेंस तो उसका कोई लेना देना, जो कम इंटेलिजेंट भी होता है ना वो भी अपनी लाइफ में अच्छा सक्सेस पा लेता है। तो इंटेलिजेंट के टेस्ट से तुम्हारा सक्सेस जिंदगी के बारे में, तुम्हारी जिंदगी कैसे, तुम्हारी जिंदगी आगे चले, तो आपको ये निकाल दो दिमाग से कि यार मैं तो एवरेज है, तो मेरा एवरेज है, मैं तो हमारी दुनिया में आधे परसेंट लोग ना एवरेज इंटेलिजेंस, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। ठीक है? और ये चीज भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मतलब अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस कम है तो तुम्हारा स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन खराब होगा, मतलब ये कहते हैं लोग, बट ऐसा जो एवरेज इंटेलिजेंट वाले होते हैं उनका भी स्कूल का एग्जाम खराब होता है, तो ये कहने की बात है। इंटेलिजेंस समझ में आया? अब हम समझाएंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग अ स्किल। एप्टीट्यूड मतलब क्या? एप्टीट्यूड मतलब कोई भी स्किल सीखने के लिए उस इंसान में ऑलरेडी कितनी उसकी क्षमता है। मुझे ड्राइंग सीखना है, मुझे आर्टिस्टिक स्किल अंदर चाहिए, क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल कैपेबिलिटी है कि मैं वो ड्राइंग सीख सकूं? मुझे ना टीचिंग करियर में जाना है, अब मुझे टीचिंग करियर में जाना है, क्या मेरे अंदर टीचिंग एबिलिटी है? क्या मुझे बच्चों के साथ डील करने की मेरे अंदर पोटेंशियल है? क्या मुझे उनको मज़ेदार तरीके से पढ़ाने का पोटेंशियल है? दैट इज़, तो एप्टीट्यूड रेफर्स टू individual's underlying potential for acquiring skills. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट व्हाट एन इंडिविजुअल विल इफ when in a proper environment, मतलब ये हमारा फ्यूचर पोटेंशियल प्रिडिक्ट कर सकता है। हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या मेजर कर, क्या हम मेजर कर सकते हैं? फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एन,
एक लिख के क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आ जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा फ्यूचर पोटेंशियल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ओके? एक इंसान का मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा है, अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग या कुछ भी मिला, तो वो एक इंजीनियर बन सकता है। उसी तरीके से जिस इंसान की जिसका लैंग्वेज एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो वो बाद में जाके एक अच्छा राइटर बन सकता है। जैसे कि मैंने भी एक बुक लिखी है। अब मैं उस बुक का ना डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी। नीचे मैं डाल दूँगी लिंक का बुक के लिंक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लेना। लगे पढ़ने लायक है तो पढ़ लेना। वो सेल्फ हेल्प मैंने भी अपनी बुक वो डेब्यू मैंने ली। ठीक है? तो अगर साइड में रखे, एप्टीट्यूड समझ में आए कि तुम्हारे अंदर वो इंजीनियर तुम्हें बनना है, तो तुम्हारे अंदर क्या उसका एप्टीट्यूड, क्या तुम्हारे अंदर इंजीनियर बनने का पोटेंशियल है? क्या तुम्हें फिज़िक्स और मशीन के साथ काम करना अच्छा लगता है? क्या इसके बाद आ जाता है हमारा मनपसंद है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या? इट इज़ एन preference for engaging in one or more specific activity related to इंटरेस्ट मतलब मेरा प्रेफ़रेंस किसी भी काम की तरफ। जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं हॉरर मूवी मुझे हॉरर मूवी देखना पसंद नहीं। मेरा इंटरेस्ट है थ्रिलर देखना, मेरा इंटरेस्ट ड्रामा, फैंटेसी की रोमांटिक वाली मूवी टाइप की मूवी, दैट इज़ माय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। इंटरेस्ट इज़ क्या? इंडिविजुअल का प्रेफ़रेंस टुवर्ड्स सम एक्टिविटी। असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का असेसमेंट होता है? हाँ, होता है। इसकी काफ़ी टेस्ट assessment of interest of students may help to decide what kind of subject or course they pursue comfortably or with pleasure. असेसमेंट कर रहे अगर हम इंटरेस्ट का असेसमेंट करें, तो हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे को क्या पढ़ सकते हैं कंफर्टेबली, पसंद के साथ। और इससे क्या होता है, वो लोग अच्छा अपने मनपसंद का जॉब्स भी पाते हैं, है ना? तो ये सब होता है इंटरेस्ट की खासियत। कमिंग टू पर्सनैलिटी बारे में तुम सेकंड चैप्टर जो है बहुत डिटेल में पढ़ोगे, वो पूरा चैप्टर ही पर्सनालिटी। पर यहाँ पे ब्रीफ में पर्सनालिटी समझ इज रिलेटिवली enduring characteristic of a person that make him or her distinct from others. रिलेटिवली enduring character, enduring मतलब काफी टाइम तक इंसान का पर्सनालिटी वही होता है, यही कैरेक्टरिस्टिक पर्सन लेके चलता है जो उसको दूसरे से डिफरेंट बनाता है। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मेरा इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं है बस आज ही इंट्रोवर्ट है, कल मैं एक्सट्रोवर्ट। मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं इंट्रोवर्ट सालों साल तक हूँ और यही मेरा इंट्रोवर्टनेस जो है मुझे कंपेयर करता है। मैं दूसरों से इसी वजह से अलग एक्सट्रोवर्ट है बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। मैं ना बहुत ज़्यादा काइंड और केयरिंग हूँ। तो काइंड और केयरिंग मैं आज नहीं हूँ और ऐसा नहीं कल मैं फिर डोमिनेंट हो जाऊँ। काइंड और केयरिंग मैं हमेशा रहूँ। उसी तरीके से पर्सनैलिटी की पर्सनैलिटी बहुत फ्रेंडली है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत वार्म है। बट मे बी दूसरे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चिक-चिक वाली हो, बहुत ज़्यादा तेल वाली होगी, बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसा नहीं आज ही वो गुस्से हमेशा से वैसा ही है, ठीक है? तो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, उससे हम इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं कि वो कितना डोमिनेंट सबमिसिव आउटगोइंग है या विथड्रॉन है या इमोशनली अनस्टेबल है एक्सेट्रा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पर्सनैलिटी असेसमेंट का बिहेवियर समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि में कैसे परफॉर्म करेगा अगर ऐसा ही सिचुएशन फिर आया तो। ठीक है? स्ट्रेसफुल अगर मैं किस आज अगर मेरे आस-पास कोई
मैं पैनिक कर तो मेरे ऊपर अगर ये असेसमेंट हो तो ये मुझे असेसमेंट टेस्ट में ये पता चलेगा कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट है तो मैं फिर पैनिक कर सकती हूँ ना। तो ये हुआ पर्सनैलिटी। लास्ट आ जाती है हमारी वैल्यूज मतलब कुछ ऐसी बिलीव्स जो तुम्हारे बिहेवियर को गाइड कर मतलब एंड्योरिंग बिलीफ ये भी बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारी कुछ होती है तो तुम्हारे बिहेवियर में वैल्यूज मॉरल वैल्यूज तो वो इंसान अपने लिए कुछ वैल्यूज सेट करता है जिसकी उसका पूरा जीवन जैसे मेरे वैल्यूज हैं कि मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ बहुत ज्यादा तो मेरी जिंदगी अगर मैं कहीं भी अगर वैल्यू से भटक जाती हूँ तो मैं मुझे ज्यादा इरिटेशन हो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो यही होते हैं वैल्यूज A person having a value set a standard for guiding his or action in life, and also for judging others. कोई अगर मेरी वैल्यू से मैच नहीं कर मैं उसको जज करूंगा अरे यार ये तो मतलब कैसा सा इंसान है इसमें वैल्यू क्यों नहीं है ये ऐसे कैसे तो मेरे वैल्यू नन ऑफ योर वैल्यू मतलब इस टाइप का तो वैल्यू असेसमेंट जब होता है तो हम बहुत सारी चीजें देखने की इंसान किस से ज्यादा डोमिनेंट पॉलिटिकल बिलीफ पॉलिटिकल वैल्यूज उसके ज्यादा है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अभी तक सारा समझ में आया अब हम लोग जल्दी से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट असेस कैसे करो डिफरेंट हैं डिफरेंट मेथड्स तो बहुत सारे मेथड्स हम ऑलरेडी क्लास 11 में चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में वहाँ पे तुमने बहुत सारे असेसमेंट पढ़े हैं जल्दी से फटाफट उसको कॉल हम कर लेते हैं सबसे पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर कि तुम कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइज मेजर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप मेजर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव टेस्ट is developed to measure all the psychological attributes कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को तुम और ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो है और ये सारे जो टेस्ट हैं कहाँ यूज हो तो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस गाइडेंस में पर्सनल प्लेसमेंट हर जगह इसको हम यूज करते हैं हर जगह पर ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होते हैं बिसाइड दैट हमारे कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो हम पर्सनालिटी के और ये बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रस्ट मी हम चैप्टर 2 तो ये समझ में आया मतलब बहुत सिंपल था साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या एक ऑब्जेक्टिव है और एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड मतलब ये टेस्ट ऐसे ही प्लान्ड है तो ऐसे ही प्लान मेरे लिए भी रहेगा तुम्हारे लिए भी ये टेस्ट में इतने आइटम से तो वो मेरे लिए भी इतना होगा तुम्हारे लिए इतना होगा इस टेस्ट का दो ही रिस्पॉन्स यस और नो तो इसमें आंसर सही हो सारे आंसर्स सही अब के बाद आ जाता है इंटरव्यू यस इंटरव्यू से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर कर सकते हो मतलब वन ऑन वन जब हम बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन दैट इज एन इंटरव्यू जैसे तुम काउंसलर और क्लाइंट का देख लो डॉक्टर पेशेंट का देख लो सेल्स पर्सन जब आता है हमारे डोर पे कि मैम ये साबुन आपको कैसा लगा साबुन आपने ये आया है मार्केट में तो आप मतलब वो सब जो होता है तो सर्वे होता है तो ये हुआ तुम्हारा जैसे जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं ना नेशनल नीट के बारे में कोई बात कर रहा है किसी गवर्नमेंट पर्सनल तो वो सारी से क्यों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ठीक है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन वन टू वन बेसिस अकॉर्डिंगली फिर आ जाता है केस स्टडी क्या होता है किसी भी इंसान की जन्म कुंडली निकालना उसके बारे में सब कुछ पता करना Case study is an in-depth study of the individual in terms of his or her psychological history, or psychosocial and environmental environment.
केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है इसमें उसके एट्रीब्यूट क्या है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट उस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करती है, कैसे बिहेव करता है, उसके एट्रीब्यूट क्या है, उसकी क्या है, सब कुछ। तो मतलब जन्म कुंडली निकल ये बहुत इन डेप्थ होती है। ये जनरली क्लिनिकल साइकोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें इंसान को समझना होता है तो उसके लिए स्टडी है। और केस स्टडी भी ऐसा नहीं है कि केस स्टडी के अंदर बहुत सारे मेथड जैसे उसे कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, क्वेश्चन ले लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट। केस स्टडी एक अम्ब्रेला टर्म हुआ, उसके अंदर में ये सारे मेथड्स आ जाते हैं। फिर आ जाता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या? किसी को अच्छे से किसी को देखना ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये भी एक सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और ऑब्जेक्टिव तरीके से फिनोमिना को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव तरीके ऑब्जर्वेशन में भी बायसेस होती हैं। मैं शायद अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकती हूँ, इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से करा जा सकता है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम करते हैं और एक सिस्टम इसमें रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमें फॉलो करते हैं। जैसे मदर चाइल्ड का इंटरेक्शन है, ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मेजर मेथड क्या है? यही अभी तुम्हें बताया कि ऑब्जर्वर का सिचुएशन के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है कि जो हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है और ऑब्जर्वर उसमें और रिपोर्ट में सब्जेक्टिव। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, बट तुम्हें लगेगा कि इसमें दोनों बच्चे तो खेल रहे हैं। सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। कभी भी हम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें दो रिसर्चर्स को बैठा के दिखा कि ये चीज सब्जेक्टिविटी कम ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है हमारा सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सेल्फ रिपोर्ट मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल खुद बता रही हूँ कि मेरे पास ये मेरे अंदर ये the method in which a person in itself provide factual information about herself or himself, opinions। मैं ही अपने बारे में सब बता दूंगी, मेरी ओपिनियन मेरी ये है। ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? ये तुम इंटरव्यू, क्वेश्चनर, साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनल टेस्ट तब हम अपनी अगर डायरी बनाए उसमें कर सकते। तो ये थे कुछ 5-6 मेथड जिससे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को असेस कर सकते हो। जल्दी से मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा फटाफट ही इंटेलिजेंस का ये वाला पार्ट मैं करवा देती हूँ। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी क्योंकि थ्योरीज ऑफ बहुत बड़ा और मैं इसको बीच में ब्रेक नहीं, ठीक है? तो इसको हम फटाफट ही समझ लेते हैं। अब इंटेलिजेंस जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अब समझ लेते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है? इंटेलिजेंस की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय टू नो हाउ इंडिविजुअल फ्रॉम वन, क्योंकि इट इज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो ये इम्पोर्टेंट एबिलिटी है जिससे हम एक दूसरे को ये देख सकते हैं कि एक दूसरे वर्क करता है। ऑल्सो प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट कैसे करते हैं तो वो देख पाओगे बिहेवियर। अपने एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट कर रहा है वो बिहेवियर से ही तुम मेजर कर। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन। है, मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ अभी मेरा बिहेवियर ऐसा होगा बट शायद मैं बाहर जाऊंगी मेरा बिहेवियर दूसरी की तरह होगा। मैं कितने इजी अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर पा रही हूँ, कितने इजी चेंज कर पा रही हूँ। तो इंटेलिजेंस दैट इज कुछ इंटेलिजेंस डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए। साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नोशन।
अगर तुम किसी पर्सन को देखोगे, कितना चालाक होता है, कितना अलर्ट होता है, कितना जल्दी कोई चीज़ लेता है, कोई कितना जल्दी किसी को समझ लेता है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, वो इंटेलिजेंस को क्या कहती है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंट इंसान वही है जो किसी चीज को अच्छे से समझ परसीव करता है, पहले को ग्रास्प करता है, उस चीज से सीखता है, को समझता है और उसको जानता है। ये चार जब तक फीचर्स उस इंसान में नहीं, इंसान अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंट पर्सन के पास ये चार शक्तियां हैं: परसीव करने की, लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की और समझने की, जानने की, नोइंग, जानने की। ठीक है? अब हमारे जो इंटेलिजेंस थे अल्फ्रेड बिने, वो हमारे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डिफाइन किया इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन। वो इंसान जो किसी चीज को अच्छे से जज कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है और अच्छे रीजन कर सकता है, कि रीजनिंग निकाल सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो अच्छा ओ ये इस तरीके से है, क्यों है। तो ये नहीं कि जो है उसको बस ऐसे ही अपने अंदर समझ लिया, नहीं, वो रीजन करेगा कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, इसी तरीके से क्यों। तो जो इंसान इतना हर चीज, हर पहलू, हर एंगल पे फोकस करता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने, वो इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड नो वेल। दो डेफिनेशन अभी तक है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और एक अल्फ्रेड। बाद में अल्फ्रेड बिने के बाद हमारे एक और अंकल थे, और थे महापुरुष, जिनका नाम था वेशलर। वेशलर की इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत कॉस्टली। उन्होंने भी इंटेलिजेंस के ऊपर एक इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत वाइडली यूज होते हैं, वेशलर, डेविड वेशलर, और इन्होंने हर किसी की इंटेलिजेंस, बड़ों के लिए सब, इन्होंने इंटेलिजेंस को की फंक्शनैलिटी में देखा है। पर जो है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो कैसे फंक्शन करता है अपने एनवायरनमेंट, ना मतलब फंक्शन कैसे करता है अपने एनवायरनमेंट को, अडेप्ट करता है, डेफिनेट को आज तक याद है। So it is defined as the global and aggregate capacity of an individual rationally act purposefully and to deal effectively with his or her environment। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, अभी कभी भी अगर तुम्हें इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन, बैचलर की इंटेलिजेंस क्या कहती है, उनकी डेफिनेशन क्या कहती है, ग्लोबल कैपेसिटी, जहाँ पर इंडिविजुअल बहुत सोच समझ के आता है, ऐसा नहीं कि कुछ लॉजिकली सोचता है, बहुत ध्यान से किसी पर्पस, किसी मकसद से एक्ट करता है और अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से डील भी कर लेता है, जो भी वो डील कर लेता है। तो मैंने क्या बोला, बैचलर का जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो उसकी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करता है। तो अभी तक 3 डेफिनेशन बताई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंट इंसान के पास 4 पावर होती है: परसीविंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। है। फिर अल्फ्रेड बिने आ गए। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा, जो इंसान अच्छे से जज करे, अंडरस्टैंड करे और रीजन करे। और वेशलर ने क्या कहा, जो इंसान अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट करता है। तो जो इंसान अच्छे से सोचता है, अच्छे से
अपने मकसद को एक्ट करता है, अपने मकसद के अकॉर्डिंग एक्ट करता है और अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से उसमें डील करता है, हर चीज़ को डील करता है। वो है। हमारे कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट थे जैसे गार्डनर और स्टर्नबर्ग पर आने वाली क्लास में। उन्होंने क्या कहा है इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ एनवायरनमेंट में अडैप्ट नहीं करता है, वो अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करता है, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, ठीक है? अगर मेरा एनवायरनमेंट अभी ऐसा है कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है? मुझे पढ़ने में बहुत मतलब मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, तो मैं अपने एनवायरनमेंट को ऐसा फ्रेम कर लूँगी कि मैं सुबह में पढ़ने का टाइम निकालूँ, फिर पूरे दिन अपना कुछ और काम करूँ, रात में मैं पढ़ लूँ। तो मैं ऐसा नहीं जो मेरे पास है मैं उसी में काम कर रही हूँ, नहीं, मैं उसको एक्टिवली मॉडिफाई कर रही हूँ। पैसिवली कुछ नहीं ले रही हूँ, सब एक्टिवली मैं उसपे काम कर रही हूँ। दैट इज़ एन इंटेलिजेंस कैसे इवॉल्व हुआ, इंटेलिजेंस क्या-क्या फीचर हैं ये आई होप अभी तक तुमको जितना मैंने तुम्हें बताया तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है? अब तो मेरा क्या काम करूँ? तुम्हें मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्रिएशनिज़्म, असेसमेंट, साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट का असेसमेंट किया, किस तरीके के साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट होते हैं, उनको मेजर करते हैं एंड इंटेलिजेंस डेफिनेशन है। इसे तुम बाकायदा रिवाइज़ करोगे। बिना रिवाइज़ करे प्लीज़ अगली क्लास मत देखना। जब तक ये तुम देखो, जैसे मैं एक तुम्हें बात बता दूँ, अगर तुम ये चीज़ें नहीं देखोगे, देखो, अगर तुम जितना मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है, वो तुम्हें तुम रिवाइज़ नहीं करोगे, तुम्हें आगे की वो नहीं तुम अपने लिए इसको पढ़ लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें आगे की चीज़ तकलीफ नहीं, ट्रस्ट मी। जितने मज़े में हमने आज पढ़ा, उतने ही मज़े में हम बाकी की थ्योरी बहुत सारे रिलेटेबल कॉन्सेप्ट, बहुत रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल सबके साथ हम पढ़े, ट्रस्ट मी। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है प्लीज़ उतना रिवाइज़ कर लेना। 4 पेज मैंने पढ़ाया है कि 4 पेज 4 साढ़े 4 पेज है, रिवाइज़ कर लो और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, अभी बहुत छोटा ही मैंने पढ़ाया है। बाकी थ्योरी से हम नेक्स्ट क्लास हम जो है वो थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मेबी थ्योरीज़ पे क्लास लग जाएगी, बिकॉज़ थ्योरी इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा बड़ा है, तो शायद ये 7 लेक्चर्स बन जाएँगे, तो घबराना मत कि जितना एक्सटेंसिवली मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी उतना ही समझ में है। स्कूल में भी तो शायद इतना ही लंबा तुम्हारा चल जाता होगा ना, मतलब एक तो खत्म होता नहीं है। एक दिन में 1 टॉपिक पढ़ाती होगी, हफ्ते में 2 या 3 ही क्लास होती होगी। तो अकॉर्डिंगली हम भी कवर कर लेंगे, एरिया वो मेरा हेडेक, लेकिन मज़े में पढ़ेंगे, जल्दबाज़ी नहीं। तो इसी के साथ आई होप तुम्हें ये क्लास देखने में मज़ा आया होगा एंड तो नेक्स्ट क्लास होगी मैं सब कुछ रिकॉर्डेड में ही डालूँगी जो बस मैं जितना मैंने पढ़ा अपने लिए रिवाइज़ कर समझ में आया। लास्ट में तो हमारे बैकलॉग्स ऐसे पल-पल बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखो। अपना वेकेशन भी एन्जॉय करो और पढ़ाई भी करो लेकिन अपना वेकेशन एन्जॉय क्लास में जल्दी ही तुमसे मैं वापस मिलती हूँ और जल्द मतलब इस बार मैं जल्द मिलूँगी, ठीक है? इसमें मैं बहुत बिल्कुल देर नहीं करूँगी, मतलब मैं कल तुमसे फिर से मिलूँगी। So till then, enjoy and care.